तो दोस्तों एक बार फिर मैं एच रोशन आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलते हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं पहला एक बहुत ही मौलिक चैप्टर बता चुका हूं आपको वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान से संबंधित एक सामान्य जानकारी। अब यहां से एक्चुअली केमिस्ट्री का मेन टॉपिक शुरू होता है, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना कहते हैं। तो इसी में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। और ये ध्यान रखना है कि पूरा केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर ही कार्य करता है और उसी से आधारित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में परमाणु संरचना कहा जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखें, वीडियो को पूरा देखें, आगे फास्ट बढ़ा करके ना देखें, कंप्लीट सिस्टमेटिकली स्लो करके जैसे जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लासेज में, वैसे ही मैं बता रहा हूं। तो उसी के रूप में आप लोग इसको देखें, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक। और इस रूप में आप शॉर्टकट छांट करके शॉर्ट रास्ते को ना अपनाएं। और ध्यान रखें कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और इसी से बहुत सारा तथ्य आपको केमिस्ट्री में समझने में बहुत आसानी हो। तो चलते हैं, देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो दो वर्ड है, परमाणु है और संरचना। तो परमाणु के बारे में डिटेल में बताऊंगा, पहले संरचना समझ ले। तो संरचना को शाब्दिक अर्थ के रूप में बनावट कहा जाता है। और बनावट एक्सटर्नल या इंटरनल, एक बिल्डिंग बनती है तो बाहर से स्ट्रक्चर कैसा होगा वो, और अंदर उसके कैसे स्ट्रक्चर होंगे वो, उस पर पहले से बात होती है और उसी के हिसाब से बिल्डिंग बनाया जाता है। और कोई भी पिंड बनता है, लिविंग या नॉन लिविंग, तो उसका स्ट्रक्चर का बहुत महत्व होता है। हमारा बॉडी है, शरीर है, तो शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर है और आंतरिक स्ट्रक्चर है। हाथ, पांव, नाक, कान, ये बाहर से दिखते हैं। अंदर में लीवर, किडनी, फेफड़ा, लंग्स, ब्रेन, मस्तिष्क, ये सब काम कर रहा, तब ये बॉडी काम करता। उसी तरह से परमाणु की भी अपनी एक बनावट है और उसी बनावट को यहां हम समझने का प्रयास करें कि परमाणु की बनावट कैसी होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और उन घटक का क्या महत्वपूर्ण रोल है पदार्थों के लिए। तो चलते हैं संरचना को स्टडी करने के लिए। जिसकी संरचना जानना है उसको हमने कहा कि वो स्ट्रक्चर है जिसको समझेंगे, और जिसका स्ट्रक्चर है वो एटम है, परमाणु। तो क्या है एटम, इसको पहले समझें। तो एटम, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, ये परमाणु पहले समझना है कि कोई भी तत्व जो है प्रकृति में, नेचर में, उस तत्व का सबसे छोटा जो भाग होता है या सबसे छोटा जो कण होता है, उसी सबसे छोटे कण को एटम कहते। मतलब ये सबसे छोटा है, इसको और छोटा आप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। छोटा करने का बहुत तरीका है, हथौड़ी से पीट कर तोड़ें, चाकू से काट कर छोटा करें, किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो। तो दोनों में से कोई भी प्रक्रिया करें और आप छोटा ना कर सके उसको, तो जो छोटा नहीं हो सकता है वही एटम है। यह ध्यान रखना है पहला तो, कि एटम पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट। अब आगे चलें तो एटम जो सबसे छोटा है, यही एटम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये ध्यान रखना। अक्सर पूछ देगा एग्जाम कि वह कण जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं क्या, तो एटम कहते हैं। मतलब कहीं भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसे नमक हम लोग बनाते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो सोडियम लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो नमक बनता है। तो रिएक्शन जो हो रहा है वो सोडियम के एटम के बीच और क्लोरीन के एटम के बीच। जैसे ध्यान दें कि यहां पर जब रिएक्शन कराएंगे, एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि 2Na और प्लस Cl2 ये रिएक्शन करेगा, तो ये जो रिएक्शन होगा वो 2NaCl नमक बनेगा। तो ये एक तत्व है, ये एक तत्व। और ये तत्व का जो एक एटम यहां है और ये एटम दो यहां है, तो दो सोडियम का एटम, दो सोडियम क्लोरीन का एटम, दोनों मिलेगा तो दो मॉलिक्यूल बनेगा नमक का।
तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो हर हाल में एटम होगा, ये ध्यान रखना है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखें कि तत्व का सबसे छोटा रूप एटम है और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो भी एटम होता। अब एटम का कुछ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि देखें तो ध्यान रखना है कि हमने कहा एटम सबसे छोटा कण है और सबसे छोटे कण को सबसे पहले दुनिया में चर्चित करने का काम कनाद ने किया। और कनाद का कहना था कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ बने होते हैं वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से। और इसलिए कनाद को परमाणु या कणों के एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विश्व में पहले दार्शनिक रूप में देखा जाता है, लेकिन इन्हें एटम का खोजकर्ता नहीं मानते। अब एटम की खोजकर्ता की बात करें तो एटम का खोजकर्ता जो थे, ये एटम का खोजकर्ता के रूप में याद किया जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम जॉन डाल्टन। तो ध्यान रखना है, इंग्लैंड के एक रसायन शास्त्री हैं और जॉन डाल्टन ने पहली बार एटम को दुनिया के सामने लाया। और यही कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि कोई भी तत्व होता है तो उस तत्व का सबसे छोटा जो रूप होता है वो एटम होता है। और ये एटम जो वर्ड निकाला डाल्टन ने, ये दो वर्डों को जोड़कर निकाला, ए और प्लस टॉमी। तो ए प्लस टॉमी को जोड़कर एटम बनाया था, ये ध्यान रखना। तो ए मतलब नॉट होता है और टॉमी मतलब कटिंग करना होता या काटना होता। आप लोग जानते ही होंगे कि जो लोग कुत्ते को पालते हैं उसमें से ज्यादातर लोग कुत्ते का नाम टॉमी रख देते हैं। तो टॉमी मतलब कभी ध्यान दिए होंगे, सोचे होंगे टॉमी होता क्या है, क्यों रखते हैं नाम। तो टॉमी मतलब काटने वाला कुत्ता। एक्चुअली कुत्ता काटे या ना काटे सब लोग टॉमी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि टॉमी क्यों रखा, उनको पता नहीं कि टॉमी क्यों रखा। लेकिन विज्ञान में टॉमी वर्ड जहां भी आता है वहां काटने के लिए आता है। मेडिकल साइंस में बहुत सारे टॉमी से संबंधित विज्ञान है। शरीर में काट छांट करना पड़ता है तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में होता। तो टॉमी वर्ड यहां आया था और ए मतलब नॉट, जिसको काटा ना जा सके, जिसको छोटा ना किया जा सके, वही एटम होगा, ये कहना था जॉन डाल्टन का। और इस प्रकार एटम को उन्होंने डिटेल स्टडी किया और एटम को स्टडी करके जॉन डाल्टन आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं और उस थ्योरी का नाम एटॉमिक थ्योरी रखा गया। तो ध्यान रखना है, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया और जो दिया 1803 ईस्वी में दिया। और ये ध्यान रखना है, ये बहुत पहले की बात है। 1803 ईस्वी 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत है। और इस समय तक तत्व के परमाणु के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज जानकारी था परमाणु के बारे में कि परमाणु का अपना एटम का एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार, और इसी के इर्द गिर्द चीजों को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे एटम का। और इस अध्ययन के आधार पर एटॉमिक थ्योरी दिया जॉन डाल्टन ने और दिया, उसको ध्यान रखना। तो पहला तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में ध्यान रखना है कि गिवन बाय, वैज्ञानिक का जो नाम आएगा वो जॉन डाल्टन आएगा। और जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी में जो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए। मतलब 1803 ईस्वी मतलब 18वीं शताब्दी के शुरुआत जो हो रहा था 19वीं शताब्दी का, उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, क्योंकि इस तरह के लोगों को जानकारी नहीं थी एटम के बारे में। लेकिन जो भी बातें बताई उसको हम लोग को ध्यान रखना। और पहला जो पॉइंट बताया डाल्टन ने, कहा एटम जो होता है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण एटम होता है। पहला पॉइंट बताया कि कोई भी तत्व लेंगे तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया कि अगर हम एक तत्व लें, कोई भी एक तत्व ले लेंगे तो उस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु हैं या परमाणु होते हैं, उन सभी परमाणु का
परमाणु भार समान होता है, ये कहना था दूसरा पॉइंट में डाल्टन का, कि एक तत्व लेंगे तो एक तत्व का जितना भी एटम होगा सबका वेट बराबर होगा। जैसे हम एग्जांपल लें कि एक एटम है, मान लेते हैं कार्बन, तो कार्बन एक तत्व है, तो कार्बन का कोई भी एटम लेंगे उन सभी का भार जो होगा वो 12 ही होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। अगर ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन कोई भी ले लेंगे तो सभी ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो 16 ही होगा। अर्थात एक तत्व का जितना भी एटम होगा सबका वेट बराबर होगा, एक कहना था डाल्टन का। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बताया कि अगर हम अलग अलग तत्व ले लें, तो अलग अलग तत्व लें तो अलग अलग तत्व के परमाणु का भार, अलग अलग तत्व के परमाणु का भार असमान होता है। तो ये दूसरा पॉइंट। मतलब पहला तो कि अगर एक तरह का तत्व है तो उसका जितना भी एटम होगा सब समान भार का होगा, लेकिन अगर अलग अलग तत्व है तो अलग अलग तत्व का एटम का भार कभी भी समान नहीं, वो हमेशा असमान होगा। जैसे कार्बन का 12 है तो ऑक्सीजन का 16 है, न कार्बन 16 हो सकता है, न ऑक्सीजन 12 हो सकता है, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। ये कहना था डाल्टन का। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बताया चौथा, कि अगर दो या दो से अधिक तत्व ले लें, दो या दो से अधिक तत्व लिया जाए तो उनके परमाणु के मिलने से, उनके परमाणु के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, यह कहना था डाल्टन। और इस प्रकार 1803 में ये 4 तथ्यों के द्वारा परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और अपने समय में ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था, खोज था, जिसके बारे में डाल्टन ने चर्चा किया दुनिया में। और इसलिए परमाणु सिद्धांत के लिए आज भी डाल्टन को याद किया जाता। लेकिन समय बीतने लगा और तरह तरह की खोज होने लगी, विज्ञान में तरक्की किया, और डेवलपमेंट में जब नए नए अनुसंधान होने लगे, प्रयोग होने लगे, तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां। लेकिन ये पता लगते लगते लगभग 90 साल बीत गए। मतलब 1800 से 1900 के करीब पहुंच गया लोग, और दुनिया में तब तक केमिस्ट्री या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो चुकी थी। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में जब जीवन कैंपस में चलता है पटना में, वो बिल्कुल मैं वैसे ही सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूं। ये ध्यान रखें कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और चीजों को आप रिलेट करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके याद कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक करें, बेल बटन को दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का काम करें। इस यहां पर ध्यान दें कि 1803 में आया और 1890 के करीब तक लोग यही पढ़ते रहे, और तब एक समय आ गया जब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को लोगों ने संदेह करना शुरू किया और लगने लगा कि एटॉमिक थ्योरी पूर्ण रूप से सही नहीं है। और यह तब हुआ जब एक व्यक्ति का उदय होता है, नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध नाम, और जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक एटम से एक एटम लिया था, और इस एटम के अंदर से एक नया डिस्कवरी किया और एक नया चीज खोजा जिसको आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखना। और यहीं से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि यहां पर कहा गया था पहला पॉइंट में कि किसी भी तत्व को तोड़ेंगे तो एटम ही मिलेगा, एटम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, उससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं। तो यहां एटम ही था, और एटम को थॉमसन ने तोड़ा और इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब किसी चीज से निकालेंगे तो ये अगर छोटा था तो इससे टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये टूटा और टूट कर इलेक्ट्रॉन आ गया। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज हो गई,
और प्रोटॉन के बाद फिर न्यूट्रॉन भी आ गया और इस प्रकार से 3 फंडामेंटल पार्टिकल की खोज हो गई। कैसे हुई, कौन से प्रयोग किए गए, किन किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का क्या कैरेक्टर है, यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि इस तथ्य को हम समझ रहे हैं कि सबसे छोटा कण था एटम, लेकिन यहां पर थॉमसन के बाद गोल्डस्टीन आते हैं, चैडविक आते हैं और एक एक करके तीनों को खोजा और खोज कर जब दुनिया को दिखाया तो पता चला कि एटम छोटा नहीं, एटम में तो ये सब रहता है, मतलब ये तीनों इससे भी छोटा। तो ये पहला जो पॉइंट है इनका गलत हो गया, ये ध्यान रखना। अब यहां पर जो कहा गया था कि कोई भी एक तत्व लेंगे तो सभी का भार बराबर होगा, लेकिन जब प्रोटॉन की खोज हो गई तो प्रोटॉन के आधार पर तत्वों के एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु की जानकारी हुई जिसको आइसोटोप्स कहा गया, समस्थानिक। जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, इसी परमाणु संरचना के अंतर्गत आइसोटोप्स चर्चा करना। बिहार दरोगा में पूछा गया, इस बार रेलवे में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, तो ये सबको ध्यान रखना है। हम इसको डिटेल में बताएंगे आपको आगे इसी चैप्टर में वीडियो के माध्यम से। तो आइसोटोप्स की जब खोज हो गई तो पता चला समस्थानिकों में कि एक ही तत्व का एटम जो होता है वो डिफरेंट भार के भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन को लें तो कार्बन का आइसोटोप्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन। दोनों का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन एक का 12 होता है, एक का 14 होता है। तो ये दोनों कार्बन परमाणु ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहां पर मास जो एक का 12 है, एक का 14। यहां कहा गया था कि जब एक ही तत्व होगा तो उस तत्व का परमाणु भार समान होगा, कभी भी असमान नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं एक का यहां 12 है, एक का 14, मतलब एक ही तत्व के परमाणु का भार भी अलग अलग हो सकता जब आइसोटोप्स की खोज हो। तो ये पॉइंट भी गलत हो। अब यहां के बाद एक तीसरा पॉइंट जो ये था कि भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व ले तो परमाणु भार असमान होगा, ये भी गलत हो गया जब आइसोटोप्स के बाद आइसोबार की खोज हो गई। और आइसोबार को हम लोग समभारिक कहते हैं। तो समभारिक की जब खोज हुई तो पता चला कि ऐसे भी एटम्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के, अलग अलग तत्व के हैं, लेकिन उनका भार बराबर होता। जैसे 3 एलिमेंट का पता चला, एक एलिमेंट आर्गन, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम, 3 अलग अलग तत्व। ये गैस है आर्गन, इनर्ट गैस में अक्रिय गैस है, और 2 धातु। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है और इसका 20 है, जो कि सब में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, लेकिन सबका मास नंबर बराबर है। इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। और इस प्रकार देखा गया कि तीनों 3 एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन तीनों का जो मास है वो सबका बराबर है। और इस प्रकार आइसोबार के खोज होते ही ये पता चल गया कि डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु के भार भी समान होते हैं। और इस प्रकार ये तथ्य भी गलत हो गया। तो एक एक करके तीनों पॉइंट का गलत हो जाना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बहुत धक्का दिया, और इस चोट के कारण परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। लेकिन फिर भी आज भी हम डाल्टन को ही परमाणु का खोजकर्ता के रूप में याद करते हैं, क्योंकि परमाणु या एटम को इंडिकेट करने का, आइडेंटिफाई करने का काम पहली बार डाल्टन ने किया। इसलिए आज भी डाल्टन को सम्मान के साथ देखा जाता है। अब जब इतनी बातें पता लग गई तो पता चला लोगों को कि एटम अकेले नहीं है, एटम के अंदर सूक्ष्म पार्टिकल, छोटे छोटे कण, और उन कणों से ही एटम बना होता है, जिसमें ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसके अलावा भी कई और कण हैं जो मिलकर के एटम का निर्माण करते। अब इसी को हम लोग को देखना है एटम से संबंधित संरचना में, कि जब एटम अकेले था तो कुछ नहीं था, तब वहां पर संरचना की कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ये पता चल गया कि एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो अंदर में क्या बनावट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे रहता है, इसका क्या गुण है, क्या फीचर है, इसका स्टडी करना बहुत आवश्यक हो गया। अगर घर ना हो या एक बॉडी हो, ऑब्जेक्ट हो, पूरा कॉम्पैक्ट सॉलिड हो, अंदर में कुछ खाली भाग ना हो, तो आप कुछ नहीं पता कर सकते अंदर में क्या। लेकिन अंदर में अगर घर बना हो और घर में कई कमरे हों
तो फिर लोगों को जिज्ञासा होती है कि अंदर में कमरा कैसे कैसे डिजाइन किया गया है, कौन व्यक्ति किस कमरे में रहता है, ये तब जानना होता है जब अंदर में कुछ बनावट हो। और यही बनावट के बारे में जानकारी मिली जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक के वर्क के बाद। और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो लोगों में अब एक नया जिज्ञासा जागा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, क्या इनकी बनावट होती है, क्या इनका कैरेक्टर होता। तो ये ध्यान रखना है कि इसी को अब समझेंगे हम लोग इस टॉपिक में, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मेन टॉपिक के रूप में पढ़ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि एक मेरा ही टेलीग्राम का चैनल है। तो टेलीग्राम एक ऐप आता है, जैसे व्हाट्सएप है, उसी तरह से एक भारतीय इंडियन ऐप है और बहुत अच्छा है। और टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है, उसको ध्यान रखना, GS विथ H रोशन। तो ये ध्यान रखना है, GS विथ H रोशन को आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करेंगे, उससे आपको कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे। जो मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू किया हूं, 11 टेस्ट सीरीज में डाल चुका हूं, 21 क्वेश्चंस में रहते हैं, 7 विषय से 3-3, 4-4 सवाल दिया जाता है, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं अपने पढ़े हुए चीजों को। जो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल रहता है तो उसको आप इस चैनल के माध्यम से मदद ले सकते हैं। यूट्यूब के चैनल से आप वीडियो को देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो अब हम लोग को यह जानना जरूरी है कि ये तीनों की खोज हुई कैसे, किन किन व्यक्तियों ने क्या किया जिसके द्वारा इसकी खोज हुई, जिसको हम लोग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो यहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक शुरू होगा। फिर भी यह ध्यान रखना है कि ये जो बताया गया उससे पहले का ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जिससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाए। तो तब तक के लिए वेल विशेड, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।